नमस्कार प्यारे साथियों, मैं के आर जाट हेमिस क्लासेस के इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं भारत में संविधान सभा। इसका पहला वीडियो अपन पढ़ चुके हैं कि भारत में संविधान सभा या संविधान के निर्माण हेतु किए गए भारतीय प्रयास, और आज पढ़ने वाले हैं अपन कि भारत में संविधान सभा के लिए किए गए अंग्रेजी प्रयास। जी हाँ, संविधान सभा के लिए जो अंग्रेजी प्रयास थे उनको पढ़ने वाले हैं। अंग्रेजी प्रयास, किस भारत में संविधान सभा के गठन के लिए अंग्रेजों ने कौन कौन से प्रयास किए वो पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहला जो प्रयास किया गया था, ये किया गया था 8 अगस्त 1940 को। याद रखना, 8 अगस्त 1940 को अंग्रेजों ने एक प्रस्ताव रखा था, इसका नाम था अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव, यह अगस्त प्रस्ताव रखा किसने था? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो। भारत का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव रखा जिसका नाम था अगस्त प्रस्ताव। रखने वाला कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो, जो उस समय का भारत का गवर्नर जनरल मानी वायसराय था। और याद रखना, इस अगस्त प्रस्ताव में रखा क्या गया था कि भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। मानिए यूं कहीं परीक्षा में सवाल पूछ लें कि अंग्रेजों ने सबसे पहले ये कब स्वीकार किया कि भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा, तो प्रस्ताव था अगस्त प्रस्ताव। मानिए सर्वप्रथम अंग्रेजों ने सर्वप्रथम स्वीकार क्या किया कि भारत में क्या होनी चाहिए? भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा। याद रखना, अंग्रेजों ने सबसे पहले इस बात को कौन से प्रस्ताव में स्वीकार किया कि भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा? तो याद रखना, वो था अगस्त प्रस्ताव। इस प्रस्ताव में, और ये प्रस्ताव कब रखा गया था? 8 अगस्त 1940 को। रखा किसने था? भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो ने। और इसमें अंग्रेजों ने सबसे पहले स्वीकार किया कि हाँ बिल्कुल, भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और इस संविधान सभा में किन लोगों को शामिल किया जाएगा? जो भारत के राष्ट्रीय जीवन से जुड़े होंगे। मानिए भारत के राष्ट्रीय जीवन से जुड़े लोगों को शामिल किया जाएगा। अब याद रखना, भारत के राष्ट्रीय जीवन से जुड़े हुए का मतलब यहाँ पे ये है कि जो 1939 से लेकर 1945 के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया, इस दूसरे विश्व युद्ध में जो भारतीय अंग्रेजों की सहायता कर रहे थे, उन लोगों को अंग्रेजों ने कहा कि ये लोग भारत के राष्ट्रीय जीवन से जुड़े हुए हैं और उन्हीं लोगों को भारत की संविधान सभा में शामिल किया जाएगा। अब याद रखना, ना तो कांग्रेस पार्टी के सदस्य द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता कर रहे थे, ना ही मुस्लिम लीग पार्टी के सदस्य द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता कर रहे थे। एकमात्र राजनीतिक दल सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता कर रहा था। इसका मतलब यह था कि अंग्रेज अप्रत्यक्ष रूप से ये कहना चाह रहा है कि इस द्वितीय विश्व युद्ध में जो सीपीआई जो पार्टी है, इसके सदस्यों को संविधान सभा में शामिल किया जाएगा, जो ऑलरेडी अंग्रेजों की क्या कर रहे हैं? गुलामी कर रहे हैं, जो अंग्रेजों के इशारे पर नाच रहे हैं, जो अंग्रेजों के इशारे पर द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी जान झोंक रहे हैं। ये बात भारतीय लोगों को पसंद नहीं आई, ना तो कांग्रेस पार्टी को पसंद आई, ना ही मुस्लिम लीग पार्टी को पसंद आई। तो एक बार यहां तक आप लोग नोट डाउन कर सकते हो कि 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया गया। किसके द्वारा? गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। और इस प्रस्ताव में सर्वप्रथम इस बात को स्वीकार किया गया कि भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। अंग्रेजों ने सबसे पहले स्वीकार किया था कि भारत में संविधान सभा गठन किया जाएगा। और प्रस्ताव कौन सा था? अगस्त प्रस्ताव। और उस संविधान सभा में किन लोगों को शामिल करने की बात कही थी? जो भारत के राष्ट्रीय जीवन से जुड़े हुए हैं। तो राष्ट्रीय जीवन का मतलब मैंने यहाँ बता दिया कि दूसरे विश्व युद्ध में जो भारतीय अंग्रेजों की सहायता कर रहे थे, वो अंग्रेजों की नजर में क्या थे कि भारत के राष्ट्रीय जीवन से जुड़े हुए लोग हैं, और इन लोगों को संविधान सभा में शामिल किया जाएगा। यहां तक की बात हो गई। इसके बाद देखो, ये अगस्त प्रस्ताव असफल होता है। क्यों होता है? क्योंकि
कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग दोनों ही पार्टियों ने सब क्या कर दिया, विरोध किया। तो याद रखना, भारतीयों ने विरोध किया, भारतीयों ने इस प्रस्ताव का क्या कर दिया, विरोध किया। इस प्रस्ताव का क्या कर दिया, विरोध किया। अब विरोध कैसे किया वो देखो इधर। विरोध किन किन लोगों ने किया, कांग्रेस ने भी विरोध किया, वह और कौन सी पार्टी, मुस्लिम लीग पार्टी, इन दोनों ने क्या कर दिया, विरोध कर दिया। किसका, अगस्त प्रस्ताव का। याद रखना, विरोध किसका हुआ, अगस्त प्रस्ताव। इस अगस्त प्रस्ताव का कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग पार्टी दोनों ने क्या कर दिया, विरोध कर दिया। और यहां तक कि अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस ने, याद रखना, कांग्रेस ने 17 अक्टूबर 1940, याद रखना 17 अक्टूबर 1940 को अपने जगह पड़ती महाराष्ट्र में पवनार आश्रम महाराष्ट्र, इस पवनार आश्रम महाराष्ट्र से व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कर दी। आंदोलन की शुरुआत की। याद रखना कि अगस्त प्रस्ताव के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र से व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की क्या कर दी, शुरुआत कर दी। जी हाँ, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे। ठीक है, कई बार पूछा हुआ है, तो मैं एक बार इसको मिटा रहा हूं, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने बात की आपसे 17 अक्टूबर 1940 की बात की, पवनार आश्रम महाराष्ट्र, यहां से व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। और प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन बनते हैं, विनोबा भावे। नाम सुना होगा आपने, ग्रामदान भूदान आंदोलन के जनक कौन थे, विनोबा भावे। ये प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही बने। ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछ लेगा, द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इससे ज्यादा डीप में चला जाएगा तो एक और पूछ लेगा, तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन बने थे, ब्रह्मदत्त। कौन बने थे, ब्रह्मदत्त। अपन ने बात की है कि 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथ को, जो उस समय भारत के वायसराय थे, उन्होंने अगस्त के महीने में एक प्रस्ताव रखा, इसलिए उसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। और साथ ही ये कहा कि भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा और उस संविधान सभा में केवल उन लोगों को शामिल किया जाएगा जो भारत के राष्ट्रीय जीवन से जुड़े होंगे। इस बात का विरोध कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग पार्टी दोनों ने विरोध किया। और कांग्रेस पार्टी ने तो 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की क्या कर दी, शुरुआत कर दी। और प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन बने, विनोबा भावे। दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन बने, ब्रह्मदत्त। आप इसे नोट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें दूसरे प्रयास की, कि अंग्रेजों के द्वारा किया गया दूसरा प्रयास कौन सा था, तो याद रखना अंग्रेजों के द्वारा किया गया दूसरा प्रयास था 22 मार्च 1942 को। 22 मार्च 1942 को याद रखना सर स्टेफर्ड क्रिप्स, याद रखना सर स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया और इस प्रस्ताव का नाम क्या था, क्रिप्स प्रस्ताव। अगर स्टेट पढ़ते हैं क्रिप्स मिशन, खूब सुना होगा आपने नाम, खूब पढ़ा होगा। पॉलिटिकल की भाषा में अगर बात करें तो क्रिप्स प्रस्ताव। और क्रिप्स प्रस्ताव में ये हुआ था कि
जैसे ही 1939 से 1945 के बीच में तो द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा जा रहा था कि जैसे ही ये द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, जैसे ही द्वितीय विश्व समाप्त होता है, समाप्त होने के बाद भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो याद रखना, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद भारत में एक संविधान सभा क्या कर दी जाएगी, बना दी जाएगी। कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत के अंदर एक संविधान सभा बना दी जाएगी। और साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि जो संविधान सभा बनाई जाएगी इसमें किन किन लोगों को शामिल करेंगे, क्योंकि पहला प्रयास जो था अगस्त प्रस्ताव वाला वो क्यों असफल हुआ, क्योंकि उसमें कहा गया कि भारत के राष्ट्रीय जीवन से जुड़े हुए लोगों को शामिल करेंगे, अर्थात जो अंग्रेजों की सहायता करने वाले जो लोग थे ना द्वितीय विश्व युद्ध में, उनको शामिल करेंगे। लेकिन इस प्रस्ताव में क्या कहा गया कि किन लोगों को शामिल करेंगे, तो एक बार आप लोग यहां तक नोट कर लीजिए, ठीक है। तो याद रखना, इस क्रिप्स प्रस्ताव में क्या हुआ था, 22 मार्च 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव, और इस क्रिप्स प्रस्ताव की बात करें तो इसमें यह हुआ था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और इसमें किन लोगों को शामिल करने की बात कही थी, इनमें शामिल की थी प्रांतों को, जो समय ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे, कि ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों दोनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। याद रखना कि ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों दोनों के ही प्रतिनिधियों को संविधान सभा में शामिल किया जाएगा। और साथ ही ये भी कहा कि जो हिंदू और मुस्लिम है ना, इन्हें बराबर का प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। याद रखना, बात कही थी इन्होंने कि हिंदू और मुस्लिम जो है इन्हें प्रतिनिधित्व कैसा मिलेगा, बराबर का प्रतिनिधित्व मिलेगा। अब सुनना एक बात कि मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में, मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में पाकिस्तान की मांग के लिए घोषणा कर दी थी, ठीक है। पाकिस्तान प्रस्ताव रखा था कि अलग से मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र माने पाकिस्तान का निर्माण होना चाहिए, यह प्रस्ताव 1940 में रख दिया था। और जबकि 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन ये कहता है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों का बराबर का क्या होना चाहिए, महत्व होना चाहिए, ठीक है। कि जो संविधान सभा बनेगी उसमें हिंदू भी उतने होंगे, मुसलमान भी उतने ही होंगे, बराबर का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो याद रखना, ये अंग्रेजों की एक चाल थी कि जब 1940 के अंदर पाकिस्तान निर्माण की जो बात रखी जा चुकी थी मुस्लिम लीग के द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, और यहाँ पे ये दोनों को बराबर का प्रतिनिधित्व देने की बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं भारत वालों को, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को समझ में आ रहा था कि जो क्रिप्स प्रस्ताव है इसके अंदर कहीं ना कहीं पाकिस्तान निर्माण के बीज निहित है। तो इस व्यवस्था को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने एक कथन कहा था, याद रखना, कांग्रेस पार्टी का एक कथन था, सामूहिक रूप से इस प्रस्ताव के बारे में कांग्रेस पार्टी ने कहा, कांग्रेस पार्टी का एक कथन था कि इस व्यवस्था में, क्रिप्स प्रस्ताव की बात करें अपन, इस व्यवस्था में पाकिस्तान निर्माण के बीज निहित हैं। याद रखना, पाकिस्तान निर्माण के बीज निहित हैं। ये सामूहिक रूप से कांग्रेस पार्टी का कथन था। याद रखना, सामूहिक रूप से कांग्रेस पार्टी ने इस क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में क्या कहा कि इस व्यवस्था में ऐसा लगता है कि पाकिस्तान निर्माण के बीज निहित हैं, ठीक है। महात्मा गांधी जी की बात करें, गांधी जी, तो गांधी जी ने भी इसके बारे में कथन कहा था। गांधी जी ने इसे क्या क्या, क्या संज्ञा दी थी, पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक। याद रखना, गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी, ठीक है। इधर जो नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा कि टूटते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक। याद रखना, नेहरू जी ने क्या कहा क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में कि टूटते हुए बैंक का वह चेक है, कौन सा, उत्तर दिनांकित चेक। और एक व्यक्ति था, उसका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया ने तो यहां तक कह दिया था
कि यह अगस्त प्रस्ताव की फोटोकॉपी है या संस्करण मात्र है। फोटोकॉपी या संस्करण मात्र है। याद रखना, क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में कांग्रेस पार्टी ने कहा कि इस व्यवस्था में पाकिस्तान निर्माण की बीज निहित है। गांधी जी ने कहा कि यह पोस्ट डेटेड चेक, अर्थात क्रिप्स प्रस्ताव को क्या कहकर संबोधित किया, पोस्ट डेटेड चेक। नेहरू जी ने क्या कहा कि टूटते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक बताया किसी क्रिप्स प्रस्ताव को। और पट्टाभी सीतारामन ने कहा कि ये अगस्त प्रस्ताव की क्या है, फोटोकॉपी मानी संस्करण मात्र है। एक बार इन कथनों को आप आराम से उतार लीजिए या एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, ठीक है, एक बार इनका स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिएगा, ठीक है, या जैसे मैं बोल रहा हूं साथ के साथ आप नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट की बात करते हैं। अंग्रेजों की तरफ से किए गए 2 प्रयास हो गए। अंग्रेजों की तरफ से किया गया तीसरा प्रस्ताव की बात करें कि जून 1945 में, जून 1945 में भारत का वायसराय कौन था, मानी गवर्नर जनरल कौन था, वेवेल। याद रखना कौन था, वेवेल। वेवेल ने अपने नाम से एक प्रस्ताव पेश किया जिसका नाम था वेवेल प्रस्ताव। याद रखना क्या था, वेवेल प्रस्ताव। कि जो लॉर्ड लिनलिथ को प्रत्यक्ष रूप से नहीं कह पाया था, वो इस वेवेल ने प्रत्यक्ष रूप से कह दिया कि बिल्कुल भारत के अंदर एक संविधान सभा का गठन तो किया जाएगा, लेकिन इसमें केवल उन्हीं लोगों को शामिल किया जाएगा जो दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन की सहायता करेंगे। साफ शब्दों में कह दिया कि आप हमारी सहायता करोगे इस युद्ध के अंदर, तो उन लोगों को हम क्या किसमें शामिल करेंगे, संविधान सभा में शामिल करेंगे। साफ शब्दों में कह दिया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की सहायता, ब्रिटेन की जो व्यक्ति सहायता करेंगे उन्हें किस में शामिल किया जाएगा, उन्हें संविधान सभा में, संविधान सभा में शामिल किया जाएगा। याद रखना कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जो भारतीय ब्रिटेन की सहायता करेंगे उन्हीं भारतीयों को संविधान सभा में शामिल किया जाएगा। याद रखना, जब अगस्त प्रस्ताव का विरोध हो सकता है, क्रिप्स मिशन का विरोध हो सकता है, तो इसने साफ शब्दों में कह दिया कि ब्रिटेन की सहायता करेंगे उन्हीं लोगों को संविधान सभा में शामिल किया जाएगा। तो इसका भी क्या होगा, विरोध होगा या नहीं होगा, बिल्कुल इसका भी विरोध होगा। और भारतीयों ने क्या किया, इसका विरोध किया। और विरोध की बात करें तो कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया और मुस्लिम लीग ने भी, मुस्लिम लीग पार्टी ने भी इसका क्या कर दिया, विरोध कर दिया। साहब याद रखना कि अंग्रेजों की तरफ से किए गए 3 प्रयास, तीनों ही प्रयास असफल क्यों हैं, इनके पीछे कोई कारण बता सकता है अपने से कि अंग्रेजों ने पहला प्रयास भी किया, दूसरा प्रयास भी किया, तीसरा प्रयास भी किया, तीनों ही प्रयास असफल रहे। ठीक है, एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तीनों ही प्रयास असफल रहे। तीनों ही प्रयास असफल रहने के पीछे क्या कारण था, तो देखो उस कारण को जानने का प्रयास करते हैं। चौथा प्रयास बाद में पढ़ेंगे अपन, पहले एक बार तीनों कारणों की असफलता जो थी, तीनों जो प्रयास थे उनके पीछे असफलता क्यों रही। याद रखना कि 1939 से 1945 के अगर बीच की बात करें तो ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था, मानी ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था, चर्चिल। कौन था, चर्चिल था, जो कतई नहीं चाहता था कि भारत आजाद हो, कतई नहीं चाहता, भारत को आजादी देना ही नहीं चाहता था ये व्यक्ति। ठीक है, इसलिए इसने प्रस्ताव तो भेजे, लेकिन प्रस्ताव में कोई ना कोई ऐसी कमी रखी ताकि जनता को ये बता सके कि हम तो देख लो भारत को आजाद करने के लिए भारत में संविधान सभा गठन भी करना चाहते हैं, लेकिन भारतीय लोग हैं जो चाहते ही नहीं है। ठीक है, और हमारे प्रस्ताव को असफल कर रहे हैं। वास्तव में कभी नहीं चाहता था कि भारत आजाद हो, लेकिन हुआ यूं कि 1945 के बाद, याद रखना 1945 के बाद ब्रिटेन में क्या होते हैं, विश्व समाप्ति के बाद चुनाव करवाए जाते हैं। क्या करवाए जाते हैं, चुनाव होते हैं। और उन चुनाव के अंदर एक व्यक्ति जो विपक्ष में बैठा था जिसका नाम था क्लीमेंट एटली, ये कौन सी पार्टी का था, लेबर पार्टी का। याद रखना ये कौन सी पार्टी का था, लेबर पार्टी का था।
और ये हमेशा से ही विपक्ष में बैठे बैठे, चुनाव से पहले जब ये प्रधानमंत्री था, ये विपक्ष में बैठा हुआ था, तो हमेशा ही विपक्ष में बैठा बैठा ये कहता रहता था कि भारत को अब हमें अतिशीघ्र आजाद कर देना चाहिए। और जब ये व्यक्ति प्रधानमंत्री ऑलरेडी बन रहे हैं, 1945 में जब चुनाव हो रहे हैं और लेबर पार्टी की सरकार बनती है, इसके प्रधानमंत्री बनते हैं कौन? क्लीमेट एटली। अब बताओ ये भारत को आजाद करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि इसका वास्तव में मानस था कि भारत को अतिशीघ्र आजाद करना चाहिए। तो यह अब चौथा प्रयास पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है, चौथा प्रयास पढ़ लेते हैं। और चौथे प्रयास में क्या था कि देखो, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन में क्या था? कैबिनेट मिशन में सबसे पहले अपने को ये लिखना है कि 1945 की द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मानी 1945 के बाद ब्रिटेन में चुनाव संपन्न करवाए जाते हैं और उन चुनाव में लेबर पार्टी की सरकार बनती है। याद रखना, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद मानी बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में क्या होते हैं? चुनाव होते हैं साहब। ब्रिटेन में क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। चुनाव में जो लेबर जो पार्टी थी, लेबर पार्टी, याद रखना, लेबर पार्टी क्या बन जाती है? सरकार। लेबर पार्टी सरकार बन जाती है और लेबर पार्टी क्या बनता है? प्रधानमंत्री, जिसका नाम था क्लीमेट एटली। याद रखना, क्लीमेट एटली। तो क्लीमेट एटली क्या बन जाते हैं? प्रधानमंत्री बन जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और प्रधानमंत्री बनते ही वो क्या करेंगे? शपथ लेंगे। और शपथ लेते ही 14 मार्च 1946 को, याद रखना, 14 मार्च 1946 को ब्रिटेन की संसद में घोषणा करते हैं कि भारत को अतिशीघ्र आजाद कर दिया जाएगा। याद रखना, भारत को अतिशीघ्र, मानी इस दिन क्या करते हैं? वो घोषणा करते हैं कि भारत को अतिशीघ्र स्वतंत्र किया जाएगा, कि भारत को अतिशीघ्र स्वतंत्र कर दिया जाएगा और भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा। भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा और संविधान सभा का गठन करने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजा जाएगा। क्या कहते हैं वो? कि 14 मार्च 1946 को ब्रिटेन की संसद में घोषणा करते हैं कि भारत को अतिशीघ्र आजाद कर दिया जाएगा और भारत में संविधान सभा के गठन के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजा जाएगा। किसकी बात करें? कैबिनेट मिशन की। तो कैबिनेट मिशन जब भारत आता है, और कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? याद रखना, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन, इस तारीख को कैबिनेट मिशन क्या हुआ? भारत आया। कौन सी तारीख को आया? 24 मार्च 1946 को। अब कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। और तीनों की कई बार नाम पूछ लिए जाते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। 3 सदस्यों में पहला कौन था? याद रखना, पहले का नाम था सर पैट्रिक लॉरेंस। याद रखना, जो इसका क्या था? ये अध्यक्ष था। अब यहाँ पे कंफ्यूज होता है आपको, एक तो नाम पैट्रिक लॉरेंस है, ये एक नाम सुना आपने पैट्रिक लॉरेंस। कौन सा नाम सुना है? पैट्रिक लॉरेंस। मैं लिख देता हूं एक बार, पैट्रिक लॉरेंस। याद रखना, कई बार ऑप्शन में आ जाता है पैट्रिक लॉरेंस। याद रखना, पैट्रिक लॉरेंस नहीं था। कौन सा था? पैट्रिक लॉरेंस था। फिर पैट्रिक लॉरेंस कौन था? तो याद रखना, पैट्रिक लॉरेंस कौन था? 1857 की जब क्रांति हुई थी, उस समय राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल में ये क्या था? एजीजी। राजस्थान का क्या था? एजीजी था, पैट्रिक लॉरेंस। तो यहाँ पे पैट्रिक लॉरेंस नहीं करना है अपने को, यहाँ पे क्या करना है? पैट्रिक लॉरेंस। क्या करना है? पैट्रिक लॉरेंस। तो उस समय ये क्या था? इसका अध्यक्ष था। फिर नंबर 2 पे बात करें, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, जो क्रिप्स प्रस्ताव लेकर के आया था, उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं। ये याद रखना, क्लीमेट एटली की सरकार मानी लेबर पार्टी की सरकार के अंदर ये क्या था? व्यापार मंत्री था। व्यापार मंत्री था। ये क्या था? व्यापार मंत्री था। और नंबर 3 की बात करें, नंबर 3 की बात करें, तीसरा सदस्य था एवी एलेक्जेंडर। याद रखना, एवी एलेक्जेंडर।
अल्बर्ट विक्टर अलेक्जेंडर। पूरा नाम क्या है? अल्बर्ट विक्टर अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर जो था इस समय क्या था? नौसेना मंत्री, नौसेना मंत्री था ये लेबर पार्टी की सरकार में। तो याद रखना कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। कितने सदस्य दल था ये? 3 सदस्य दल था। पहला था सर पैट्रिक लॉरेंस, जो उस समय कैबिनेट मिशन के क्या थे? अध्यक्ष थे। दूसरे नंबर पे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, माने उस समय क्या थे? ये व्यापार मंत्री थे। मानी लेबर पार्टी, मानी क्लीमेट एटली जो प्रधानमंत्री था उसकी सरकार में ये क्या थे? व्यापार मंत्री थे। और एक एवी अलेक्जेंडर, मानी अल्बर्ट विक्टर अलेक्जेंडर, उस समय क्या थे? नौसेना मंत्री थे। यहां तक की बात हो गई। कैबिनेट मिशन भारत आ गया। घोषणा कब की गई थी? 14 मार्च 1946 को। और 10 दिन के अंदर अंदर 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत भी पहुंच गया। अब कैबिनेट मिशन भारत आ गया तो कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। तो कैबिनेट मिशन अपनी रिपोर्ट कब सौंपता है? तो याद रखना 16 मई को कैबिनेट मिशन ने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट कब दी साहब? तो याद रखना 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट बनाकर पेश कर दी। अब रिपोर्ट में क्या दिया? कि रिपोर्ट में दिया कि भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा और उस संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे? याद रखना रिपोर्ट में क्या दी? कि संविधान सभा में सदस्य कितने होंगे? 389 सदस्य। कितने सदस्य होंगे? 389 सदस्य होंगे। और साथ ही 16 मई को इन्होंने इनका वर्गीकरण भी दे दिया कि 389 सदस्य किस प्रकार होंगे। तो एक बार अपन इनकी विस्तृत व्याख्या कर लेते हैं कि 389 सदस्य कैसे होंगे। कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य? संविधान सभा सदस्य कितने? 389 सदस्य। अब 389 सदस्यों का वर्गीकरण देख लो एक बार। 389 का वर्गीकरण कैसे होता है? कि इन्होंने कहा कि 292 जो सदस्य हैं, 292 सदस्य तो कहां से आएंगे? जो उस समय 11 क्या थे? उस समय ब्रिटिश प्रांत। याद रखना भारत में उस समय राज्य कितने थे? 11, जो जिन्हें ब्रिटिश प्रांत कहा गया। तो 11 ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्य आएंगे? 292 सदस्य आएंगे। और साथ ही इन्होंने कह दिया कि भारत के अंदर उस समय 4 क्या थे? कमिश्नरी प्रांत। 4 कौन कौन से थे? और इन चारों कमिश्नरी प्रांतों से कितने सदस्य आने थे? 4 सदस्य। 4 कमिश्नरी प्रांतों से कितने सदस्य आने थे? 4 सदस्य। और 4 कमिश्नरी प्रांत कौन कौन से थे? तो देखो, नंबर 1 पे था दिल्ली, नंबर 2 पे था कुर्ग, जो वर्तमान में कहाँ है? कर्नाटक में। नंबर 3 पे कौन था? बलूचिस्तान, जो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। और नंबर 4 पे अजमेर मेरवाड़ा, जो वर्तमान में कहाँ है? राजस्थान में। तो याद रखना कमिश्नरी प्रांत कितने? 4। दिल्ली, कुर्ग जो वर्तमान में कर्नाटक है, और बलूचिस्तान जो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है, और एक अजमेर मेरवाड़ा जो वर्तमान में कहाँ है? राजस्थान में। 4 कमिश्नरी प्रांतों से कितने सदस्य? 4। ठीक है। और इसके अलावा बात करें 93 सदस्य कहां से? देशी रियासतों से। याद रखना 93 सदस्य कहां से आने थे? देशी रियासतों से। यह वर्गीकरण कर दिया किसने? कैबिनेट मिशन ने, और अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। और रिपोर्ट कब दे दी? 16 मई 1946 को। याद रखना 16 मई 1946 को। अब संविधान सभा के चुनाव होने थे साहब, संविधान सभा के चुनाव होने थे। और देशी रियासतों ने कहा कि हम उस समय देशी रियासतें कितनी थी? 565। देशी रियासतें इस वर्गीकरण से क्या रही? नाराज रही कि 565 रियासतों में से एक एक प्रतिनिधि तो होना चाहिए। कैबिनेट मिशन ने इनकी जो डिमांड थी कि प्रत्येक एक रियासत में एक कैंडिडेट होना चाहिए, इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि इन सबका वर्गीकरण का आधार एक ही माना था। कितना? कि एक सदस्य बराबर 10 लाख आबादी। कि संविधान सभा में 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य लिया जाएगा। अब 565 रियासतों की बात करी जाए तो एक रियासत में 10 लाख की आबादी नहीं हुआ करती थी।
तो आधार क्या रख दिया इन्होंने, 10 लाख की आबादी पर संविधान सभा में केवल एक सदस्य को लिया जाएगा। जबकि देशी रियासतों की मांग क्या थी कि एक रियासत में से एक प्रतिनिधि को लेना चाहिए, लेकिन कैबिनेट मिशन ने इसकी तरफ ध्यान दिया ही नहीं और जुलाई 1946 में चुनाव प्रारंभ करवा दिए। तो एक बार देखते हैं चुनाव कैसे हुए। संविधान सभा के चुनाव, संविधान सभा के चुनाव, याद रखना संविधान सभा के चुनाव कब प्रारंभ हुए, जुलाई 1946 में क्या हो गए, प्रारंभ हो गए साहब। चुनाव क्या हो गए, प्रारंभ हो गए। और अगस्त का जो स्टार्टिंग का जो सप्ताह था, अगस्त का जो पहला सप्ताह था, उसके अंदर चुनाव का क्या नाम था, रिजल्ट मानी चुनाव परिणाम, चुनाव परिणाम। और चुनाव परिणाम की बात करें तो बात करते हैं कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी को मिली 208 सीटें, कितनी, 208 सीटें, कितनी सीटें, 208। और मुस्लिम लीग, मुस्लिम जो लीग पार्टी थी, इसको मिली केवल 73 सीटें। अब सुनो, आपने ये सोचा होगा कि 1940 के अंदर अलग से पाकिस्तान बनाने की मांग चल रही है, ठीक है, और 1946 में मुस्लिम लीग पार्टी यहाँ पे संविधान सभा के चुनाव लड़ रही है, ऐसा क्यों? अलग जब देश ही बनाना है, अलग देश ही बनाना है तो अलग संविधान सभा बनेंगे, अलग संविधान सभा के लिए अलग से चुनाव होंगे। जो भारतीय संविधान सभा थी, इसके चुनाव में क्यों आई मुस्लिम लीग वाले? क्योंकि किस्मत को आजमाना चाहते थे कि अगर इस संविधान सभा में अपनी ज्यादा सीटें आती है और संविधान बनाने का अपने को मौका मिलता है, तब तो पाकिस्तान ये देश ही रहेगा, भारत ही क्या रहेगा, पाकिस्तान रहेगा, अलग से देश बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो उन्होंने अपने भाग्य को आजमाया यहाँ पे कि हो सकता है अपनी ज्यादा सीटें आ जाए। लेकिन चुनाव परिणाम में यह रहा कि सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी की आई, दूसरे नंबर पे मुस्लिम लीग पार्टी, और अन्य जो थे, अन्य जो दल थे, उनको कितनी सीटें मिली, 15 सीटें, 15 सीटें। अब सुनो, सोचने वाली बात यह है, परीक्षा में सवाल ये आता है कि जो संविधान सभा के जो चुनाव थे, इन चुनाव में कितने राजनीतिक दलों ने भाग लिया, संविधान सभा के चुनाव में कितने राजनीतिक दलों ने भाग लिया? तो याद रखना, चुनाव में 10 राजनीतिक दलों ने, 10 दलों ने भाग लिया। कितने राजनीतिक दलों ने भाग लिया था? 10 राजनीतिक दलों ने भाग लिया था। क्या 10 के 10 राजनीतिक दलों को सीटें प्राप्त हुई? नहीं, 10 में से 9 राजनीतिक दलों को तो सीटें प्राप्त हुई, चाहे एक सीट ही प्राप्त हो, चाहे वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आए होंगे, ठीक है। तो याद रखना, संविधान सभा के चुनाव में 10 दलों ने भाग लिया, लेकिन प्रतिनिधित्व कितने दलों को मिला? 9 दलों को मिला। प्रतिनिधित्व 9 दलों को ही मिला। एक वो दल कौन सा था जिसको एक भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला, अर्थात एक भी सीट नहीं मिली? याद रखना, एक नोट लगा के लिख लेना, एकमात्र राजनीतिक दल कौन सा? हिंदू महासभा। हिंदू महासभा जिसको प्रतिनिधित्व नहीं मिला, प्रतिनिधित्व नहीं मिला। याद रखना, एकमात्र राजनीतिक दल जिसको संविधान सभा में प्रतिनिधित्व नहीं मिला, कौन सा था? हिंदू महासभा। याद रखना, कौन सा था? हिंदू महासभा। और इस हिंदू महासभा राजनीतिक दल का गठन कब हुआ था? गठन 1915 में किसने किया था? मदन मोहन मालवीय। याद रखना, मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा के नाम से 1915 में एक राजनीतिक दल बनाया था, जिसने जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव में भाग लिया। एक भी सीट इसे नहीं मिली, अर्थात संविधान सभा में प्रतिनिधित्व नहीं मिला। यहां तक की बात समझ में आ गई क्या आपको? यहां तक की बात समझ में आ गई क्या आपको? 1-2 क्लासें और होने के बाद टेलीग्राम जो ग्रुप है उसके ऊपर मैं सारे के सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्म के अंदर वहां डाल दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना। लेकिन 1-2 क्लास और होने के बाद डाले जाएंगे, ठीक है।
अभी चाहो तो आप जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ साथ के साथ आप लोग नोट्स बना सकते हैं, याद रखना। इसके बाद अगर बात करें कि संविधान सभा की जो चुनाव थे वो चुनाव किस प्रकार हुए, प्रत्यक्ष हुए थे या अप्रत्यक्ष, जिनकी बात अपन पहले वीडियो में कर भी चुके हैं। तो संविधान सभा के जो चुनाव हुए थे, चुनाव कैसे थे? अप्रत्यक्ष। चुनाव कैसे थे? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष क्यों? क्योंकि 1935 के अंदर राज्य में विधानसभा का गठन हो चुका था। 1935 की जो अधिनियम था उसमें मानियो कहें कि राज्यों में क्या बन चुकी थी? विधानसभा। राज्य में विधानसभा बन चुकी थी और विधानसभा के सदस्यों ने किसको चुना था? विधानसभा के सदस्यों ने विधानसभा के सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना। याद रखना, किनको चुना था? संविधान सभा के सदस्यों को चुना था। इसका मतलब सीधे जनता ने संविधान सभा के सदस्यों को नहीं चुना। जनता ने संविधान सभा के सदस्यों को सीधे नहीं चुना, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना। इसलिए भारत की संविधान सभा प्रतिनिध्यात्मक संविधान सभा नहीं है। चुनाव कैसे हुए? अप्रत्यक्ष। याद रखना, चुनाव कैसे हुए? अप्रत्यक्ष हुए थे। उम्मीद है यहां तक पूरा कंटेंट समझ में आ गया होगा, और फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। मैं इस क्लास को दोबारा रिवीजन करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस अपना उद्देश्य एक ही है कि जो भी यहाँ कंटेंट पढ़ाया जा रहा है वो आपको समझ में आना चाहिए। और रही बात रेगुलर क्लासों की, तो आज से क्लासेस रेगुलर रहेगी, पूरी कंटिन्यू रहेगी। और साथ ही एक आध दिन में इंडिया ज्योग्राफी क्लासेस भी इस चैनल के ऊपर स्टार्ट होने वाली है। साथ ही अभी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई हुई है, आपको पता हो तो कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी में जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा सिलेबस इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा। इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। और हमारा हौसला बढ़ेगा तो हम पूरे जी और जान से कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा कंटेंट दें। साथ ही लगातार, क्योंकि याद रखना, आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब, आपका एक कमेंट हमें इतना मोटिवेट करता है कि हम रेगुलर क्लासें डाल सकें। याद रखना, हौसला दिलाने का काम आपका है, सिलेक्शन दिलाने का काम मेरा है। बस इसी के साथ ही आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।